वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो गुज़िश्ता शब क्वेटा के अंदर सरीना होटल की पार्किंग के अंदर धमाका हुआ और बलूचिस्तान की जो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने सरीना होटल के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसको एक खुदकश हमला करार दिया है। इसके अंदर 6 अफराद हलाक हुए जबकि 10 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। शेख रशीद साहब के मुताबिक धमाके के वक्त जो खुदकुश बमबार था अपनी गाड़ी में ही बैठा रहा, जबकि धमाके में 80 से 60 किलोग्राम का जो बारूदी मवाद है यानी कि ब्लास्टिंग मटीरियल उसका इस्तेमाल किया गया। वफाकी वज़ीर ने यह भी ऐलान किया है कि पहले हुकूमत का ये ख्याल था कि FC को क्वेटा से निकाल दिया जाए, मगर इस वाक़े के बाद अब ऐसा नहीं किया जा रहा और FC जो है बदस्तूर क्वेटा में ही मौजूद रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके के वक्त जो चीनी सफ़ीर हैं वो क्वेटा कैंट के इलाके में ही मौजूद थे और कुछ ये भी कहा जा रहा है या ख्याल है लोगों का कि गालिबन वो हदफ थे इस अटैक का, मगर सूबाई वज़ीर दाखिला जो है इसकी तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह का कहना जो है अभी कब्ल वक्त है और चीनी सफ़ीर क्वेटा के अंदर अपनी जो मसरूफियात हैं वो जारी रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि इस वाक़े की जो जिम्मेदारी है वो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। इससे कबल फरवरी के अंदर क्वेटा और सिबी में यौम कश्मीर रैलीज और जनवरी में तुर्बत को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा चुका है। गवादर की डेवलपमेंट और चाइनीज़ प्रेजेंस के तनाजुर में बलूचिस्तान का जो एक सिक्योरिटी पैराडाइम है उसके ऊपर काफ़ी अरसे से बात हो रही है और ये सवाल अभी भी अपनी जगह मौजूद है कि बलूचिस्तान का जो सिक्योरिटी चैलेंज है ये किस हद तक बढ़ गया है। इसी इशू पे बात करने के लिए साथ मौजूद हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, ये सीनियर रहनुमाए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, और हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, मुसन्निफ हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी काकड़ साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। धमाका हुआ, वाक़यात ऑब्वियसली पहले भी होते रहे हैं, पर आपके ख़्याल में ये कुछ ज़्यादा परेशान होने की बात है? बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ सरीना होटल जो है क्वेटा के जिस इलाके के अंदर है वहाँ कहा जाता है कि बहुत हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंस है, बहुत सेंसिटिव इलाका है और सरीना होटल तो गालिबन वो होटल है जहाँ सारे फॉरेनर्स ख़ास तौर पे चाइनीज़ रहते हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं, बहुत अहम मीटिंग्स होती हैं। डू वी नीड टू बी पर्टिकुलरली वरिड आफ्टर येस्टरडे? देखें, जो भी टेररिस्ट अटैक होता है उसकी इम्प्लिकेशंस तो यकीनन होती हैं और जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे हो उसके लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है। सिंबॉलिकली यस, सरीना की जो विसिनिटी है वहाँ पे इस तरीके से हमलावर होना यकीनन उसने एक जो हमारी सिक्योरिटी अपरेटस है, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, उसमें एक शॉक वेव ज़रूर होगा और एक डीप कंसर्न मौजूद होगा। क्या ये इस हद तक परेशानी है कि हमारे हाथ पैर फूल जाएं? मेरा जवाब नफ़ी में नो, ऐसा भी नहीं है। जो टेक्निकल डिटेल्स अभी तक इमर्ज होकर सामने आ रही हैं, वहाँ पर एक गाड़ी, ये कहाँ पे 60 kg इसमें अपलोड हुआ है, कहाँ पे ये क्या वाक़तन क्वेटा में इस व्हीकल को तैयार किया गया, या अगर मैं अपनी इमेजिनेशन अप्लाई करूँ बॉर्डर की दूसरी तरफ गाड़ी तैयार हुई है और गाड़ी यहाँ आई है, ये वो तमाम डिटेल्स होंगी। सेनेटर साहब, अगर ऐसा हुआ है जैसे आप कह रहे हैं कि गाड़ी कहीं और तैयार होकर बॉर्डर क्रॉस करके आई है, तो क्या ये ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है? आरफा वी आर टॉकिंग अबाउट 1200 किलोमीटर्स बॉर्डर, पोरस बॉर्डर, जिसमें अनरेगुलेटेड रूट्स जो हैं वो सैकड़ों के हिसाब से। ये ऐसा नहीं है कि मोटरवे पे कोई गाड़ी चढ़ गई है और उसने जो है ना ई टैग को क्रॉस करते हुए जो है ना वो कैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है। जिस ट्रेन की हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पे ये जो फेंसिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा हुकूमतों का ज़ोर रहा, रियासत के इदारों का ज़ोर रहा, वो इसी वजह से था कि जो अनरेगुलेटेड एंट्री पॉइंट्स हैं या एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वहाँ पे इंडिविजुअल्स क्रॉस करते थे या इस किस्म का एक्सप्लोसिव मटेरियल क्रॉस कर जाता है, जिसकी जो स्पेक्टेकुलर अटैक कल बदकिस्मती से कोयटा शहर में हो उसी का नतीजा होता है। मैं ये सारी स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, ये मेरी मालूमात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी ये जूँ इन्वेस्टिगेशन होगी, ये चीज़ें इमर्ज होंगी, सामने आएंगी कि हुआ क्या है। एक गाड़ी मूव करते हुए आई है,
एक तो हमारे होटल्स की जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, शायद इसको भी रीथिंक करने की ज़रूरत है। इसमें जो टूल्स अप्लाई होते हैं जो एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट करते हैं, कितने उनकी इफ़िकेसी है, इस पे बड़ा संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। गाड़ी आई है, पार्किंग में पार्क हुई है और फिर बदकिस्मती से धमाका हुआ और लोग हमारे शहीद हुए हैं। इससे ज़्यादा अहम बात जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि टीटीपी का ये कबूल करना ऐसी सूरत में जब 2-3-4 दिन पहले यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी विड्रॉल का जो प्लान है, जो फेज़ वाइज है, उसकी एक डेफिनेट अनाउंसमेंट कर दी है 11 सितंबर तक। ऐसे में उस तरफ की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो क्या सोच रही हैं, उनकी क्या परसेप्शंस हैं, वो टीटीए को कैसे देख रही हैं और उसका रिस्पांस तो कहीं वो पाकिस्तान की तरफ नहीं देना चाह रही हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको मेरे ख़्याल में लोग एग्जामिन कर रहे होंगे और उसका कोई ना कोई उस पर व्यू भी आएगा, हमारे सामने शेयर हो जाएगा। ये जाहिद हुसैन साहब, सर काकड़ साहब की भी आपने बात सुनी, बट सर बहुत ज़्यादा अब जिक्र होता है जब भी बलूचिस्तान के अंदर कोई वाक़या हो, एंड ऑब्वियसली ख़ास तौर पे अगर गवादर का जिक्र किया जाए, क्वेटा का जिक्र किया जाए, चाइनीज़ प्रेजेंस की बात की जाती है, सीपेक का जिक्र किया जाता है। डू यू थिंक कि ये हर दफ़े कड़ियाँ जो हैं जब हम चाइना से और सीपेक से मिलाते हैं, ये जायज़ एक बात है? आई मीन दैट्स अ लॉजिकल कंक्लूजन, एंड ये कनेक्शन जो है इट्स ऑलवेज अ पार्ट ऑफ व्हाट एवर हैपेंस इन बलूचिस्तान। ये चाहे कहीं से आई हो, चाहे बॉर्डर के उस पार से ये तैयार होके आया होगा या यहाँ पे हुआ, वो तो ये कि ये हमारे सिक्योरिटी का काम है कि इस चीज़ के रोकथाम की जाए। मतलब ये है कि जैसे पहले भी बात आती रही है, मुस्तकिल आती रही है कि जो है वो यहाँ पे जो है दहशतगर्द तंजीमें जो है या जो लोग जो है कार्रवाई इस किस्म की करते हैं, उनके ताने माने उधर बाहर से बॉर्डर के उस पार भी मिलते हैं। लेकिन असल चीज़ ये आती है कि सिक्योरिटी का मामला आता है, जहाँ से भी आए। लेकिन क्योंकि फिर ये तो हम सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि चूंकि वहाँ से आई है इसलिए कोई खतरा है, हम नहीं उसको डिटेक्ट कर सके। सबसे बड़ी बात ये कि सेरेना होटल जो है बहुत ही एक मेरा ख्याल ये है कि मोस्ट सेंसिटिव जो है जोन में है, और वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, बाहर जितने भी लोग आते हैं वहीं ठहरते हैं, मुल्क से दूसरी जगहों पे आला उहदेदार भी आते हैं, तो वो तो हमेशा ही से एक सिक्योरिटी के कंसर्न रहना चाहिए। एक सबसे बड़ा सवालिया निशान ये बन के आता है कि ये पूरा जो है एम्यूनिशन से भरी हुई गाड़ी जो है वो अंदर आ जाती है, पार्क हो जाती है और डिटेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा बात करनी चाहिए कि देखें ये हमारे एक लिहाज से सिक्योरिटी फेलियर भी है। लेकिन अब आते हैं इस पर कि टीटीपी ने इस चीज़ को लिया है। टीटीपी देखें, ये एक इसमें थोड़ी सी जो है तशवीश की बात होनी चाहिए कि टीटीपी का मतलब था कि एक आज से 3-4 साल पहले जो मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में उनके एक लिहाज से जो है उनको बहुत नुकसान भी पहुंचा था और तितर-बितर भी हो गए थे। फिर ये खबर आई थी बीच में कि जो है अभी हाल में बल्कि कि वो सब मुख्तलिफ ग्रुप जो कि अफगानिस्तान में जिनका जो है वो बेस है मौजूद है, उन्होंने जो है एक इत्तेहाद भी बना लिया है। और इसी के नतीजे में हम देखते हैं कि पिछले महीनों में जो है कुछ उनकी कार्रवाई बढ़ भी गई थी, ये खासतौर पे नॉर्थ वजिस्तान के हवाले से। लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको हमेशा इंटेलिजेंस की तरफ से ये वार्निंग भी आती रही है कि जो है उनकी कार्रवाइयाँ बढ़ सकती हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई इससे दो चीज़ जाहिर होती है। एक तो ये था कि टीटीपी ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया है, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये थी कि देखें पहले ये कहा जाता था कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है हाई वैल्यू जो है उसको टारगेट्स को करने का। तो अब ये कि ये चीज़ से जाहिर हुई कि उन्होंने शायद दोबारा जो है ऑर्गेनाइजेशन के बाद अपनी इस कैपेसिटी को भी मजबूत कर लिया हो। और ये मेरे ख्याल इस लिहाज से भी आती है बात कि जितने भी बलूचिस्तान में इससे पहले जो हमले होते रहे दहशतगर्दी के, उसमें ज़्यादातर जो है वो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का हाथ नजर आता था और एक हद तक कभी कभी जो है वो जो मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें हैं तो उनका भी नजर आता था। लेकिन ये टीटीपी की इस किस्म की कार्रवाई मैं समझता हूँ कि क्वेटा में पहली दफ़ा हमें इस तरह का नजर आती है। तो अब लेकिन ये बात भी सही है कि दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो आपस में एक लिहाज से कोऑर्डिनेट भी करती हैं और उसके साथ मिलकर भी ये चीज़ें करती हैं। लेकिन ये कि एक तशवीश का बात ज़रूर है। जी नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें जो गुज़िश्ता रोज़ सरीना होटल क्वेटा के अंदर धमाका हुआ, और हमारे साथ मौजूद है सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब और जाहिद हुसैन साहब। जी सेनेटर साहब, जाहिद साहब हैज़न्ट मिन्स्ड एनी वर्ड्स। वो तो कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी फेलियर है और कोई तरीका नहीं है इसको देखने का। पर सर, जो अहम बात उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर पिछले दिनों में हमने वाक़यात देखे, इस तरह की इतलात आई कि वहाँ तालिबान जो है, टीटीपी जो है, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी। और अब ये क्वेटा के अंदर ना सिर्फ वाक़या हुआ है, उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की है। क्या अब हम ये समझें कि वो जो मिलिट्री ऑपरेशंस में बहुत कमज़ोर कर दिया था टीटीपी को, उन मिलिट्री ऑपरेशंस में कोई कमी आई है, या कोई और वजह है कि टीटीपी का फिर से हम एक दफ़े वी कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ अ गेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ? देखिए जी, ज़रब अज़्ब के बाद या फिर रद्दुल फ़साद के नतीजे में जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस हुए थे वो कोई शक नहीं है इसमें कि बड़े सक्सेसफुल रहे थे और बड़े मैनेजेबल लेवल पे सिक्योरिटी सिचुएशन केपी में ख़ुसूसी तौर पे, बलूचिस्तान में भी किसी हद तक और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आ चुकी थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा वाक़या टेररिज्म का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी ब्रीच होती है या कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसको कोई शाये हवे हम बहैसियत हुकूमत नहीं कर रहे हैं, ना हम इसको स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक्सप्लेन करने की बात थी या कोशिश थी वो यही थी कि जब आप एक लल सा आया हुआ था, मेरे ख़्याल में थोड़ा सा हमारे पार्ट पे भी जो प्रिपेयर्डनेस थी वो निस्बतन हो सकता है कि थोड़ी सी कम हुई हो, इसलिए वो एट टाइम्स अननोटिस चली जाती है। और दूसरी तरफ जो टेररिस्ट थे वो ऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं, रीग्रुप भी हो रहे हैं, और ये इतलात भी मौजूद हैं कि अफ़गानिस्तान में उनको एज अ प्रॉक्सी बदकिस्मती से वहाँ पे भी उनके जो रियासती इदारे हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसकी जो एग्ज़िबिशन है वो क्वेटा वाक़े की सूरत में या इवन वज़ीरिस्तान में कई इलाकों पे ऐसे वाक़यात पै दर पे हो रहे हैं जहाँ से इंडिकेशन आ रही है कि इनकी रीग्रुपिंग हो रही है। पाकिस्तान पहले भी इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर चुका है और पाकिस्तान के अंदर ये इंडिजिनस कैपेसिटी मौजूद है कि वो इसको फिर रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जो अंडरस्टैंड करने की बात यहाँ पर है वो यही है कि ये जो नेचर ऑफ वॉर है, इसमें बदकिस्मती से बाज़ औक़ात सॉफ्ट टारगेट्स का, आम लोगों का नुकसान होता है। सर, सरीना होटल क्वेटा में सॉफ्ट टारगेट तो ना कहें ना सर, इतनी सिक्योरिटी होती है। होटल इज़ अ वेरी सॉफ्ट टारगेट। देखें, आप खुद वहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। सरीना होटल की सिक्योरिटी न फ्रंटियर कोर के पास है, न पुलिस के पास है, न लेवीज के पास है। वहाँ पे एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की अरेंजमेंट है। 500 दफ़ा महीने में हम जाते हैं और आते हैं, और वो कंपनीज जो आउटसोर्स करती है तमाम 5 स्टार होटल्स का, उसके इर्द गिर्द का इलाका भी तो मैं फिर दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आरफा एक व्हीकल है, वहाँ पे ऑन एवरेज कोई 800 से 1200 गाड़ियाँ जो है ना वो 6 से 8 घंटों में आती और जाती हैं। इन 800 गाड़ियों में से पिछले 5 साल या 10 साल में पहली मरतबा एक व्हीकल एंटर हुआ है सरीना के पार्किंग में, और वहाँ पे सुसाइड बॉम्बर ने ब्लास्ट कर दिया। सो दिस इज़ नोवेल, दिस इज़ न्यू, दिस इज़ अनदर थिंग। ये कोई पैटर्न नहीं रहा कि लोगों को इस पे विजिलेंट होना चाहिए था। यस, आज के बाद ज़ाहिर है इट इज़ नाउ पार्ट ऑफ द लेसन, लोग इसको ऑब्जर्व भी करेंगे, इस पे विजिलेंट भी रहेंगे, सीखेंगे भी इससे। मेरी कहने के जो मकसद है या जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो यही है कि वो अपने टैक्टिक्स में इनोवेशन लेकर आते हैं। जो टेररिस्ट हैं वो नए नए अंदाज से आप पे हमलावर होते हैं, और बदकिस्मती से जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उनको भी उसी चैलेंज को सामने रख के ही सीखना पड़ता है। जाहिद साहब, ये जो सेनेटर साहब ने बात की, सर इस पे अब आप रोशनी डालें। जो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि क्योंकि एक बहुत कामयाब मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए, एक के बाद दूसरा किया गया, उससे फ़र्क पड़ा, तो कि शायद हम लोगों में भी थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ गई, क्योंकि जब ऑब्वियसली जो एक रिस्क होता है उसमें फ़र्क पड़ता है, थ्रेट परसेप्शन में फ़र्क पड़ता है, तो फिर शायद हमारी भी जो एक विजिलेंस है उसमें कुछ कमज़ोरी पड़ गई, कोई फ़र्क आ गया, जिसकी वजह से अब हमें इस तरह के फिर वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। नहीं, देखिए आरफा, एक मिलिट्री ऑपरेशन की जहां तक बात है तो मिलिट्री ऑपरेशन तो वहां पे जरूरी होते हैं जहां पे उनका किसी इलाके पे एक हद तक बढ़ गया होता है कब्जा, तो उसको आपको छुड़ाने के लिए
आप मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमारे ये जो फाटक साबिक फाटक इलाके में हुआ था कि जहाँ पे जो है दहशतगर्दों ने बाकायदा अपना एक लिहाज से जो है तसल्लुत जमा लिया था, तो उसको साफ करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे ये हर जो बाकी जगहों पे जो टेररिज्म से लड़ाई जो होती है वो बुनियादी तौर पे इंटेलिजेंस के जरिए लड़ाई की जाती है। यहाँ पे कोई इस किस्म का तो नहीं है कि यहाँ पे कोई तंजीम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसने अपने आप को इंटेलिजेंस की कोताही हुई है। नहीं, इंटेलिजेंस की देखें हद तक इंटेलिजेंस की भी होती है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि जब देखें दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जो है उसमें 90% वो इंटेलिजेंस की लड़ाई होती है। उसमें आप यहाँ पे कोयटा में मिलिट्री ऑपरेशन तो नहीं कर सकते हैं ना, जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है उसको रोकथाम के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो इंटेलिजेंस की सबसे बुनियादी चीज है, और दूसरी तरफ ये होता है कि एक लिहाज से जो आपकी पुलिस खासतौर पर उसको अलर्ट रहना पड़ता है। देखिए सरीना जो है वो हो सकता है कि उसके अंदर दाखिल होने पे जो है सिक्योरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी के पास होगी, लेकिन सबको पता है कि सबसे ज्यादा अहम इलाका जगह है जहाँ पे सारे लोग आके ठहरते हैं। दूसरी बात यह कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको 3 या 4 मुख्तलिफ बैरिकेड से गुजरना पड़ता है, मतलब सड़कों के, क्योंकि ये कैंटोनमेंट के इलाके में है और वो सब मेरे ख्याल है हाई सिक्योरिटी जोन है। तो बात ये आती है कि वो सारा वहां से गुजर के फिर होटल के अंदर दाखिल हुए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लैप्स नहीं हो सकता है, दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी जो है बाज दफा बात चीजों को डिटेक्ट करने में कामयाब नहीं होती है, लेकिन इससे सबक जरूर हासिल करना चाहिए कि हमारा जो है ये अब लड़ाई जो है वो इंटेलिजेंस के जरिए ही हो सकती है। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये पहले जो है टीटीपी का असर नफूज बलूचिस्तान में कभी भी उस तरह का नहीं था जैसे हम केपी में देखते थे या ट्राइबल एरिया जो पहले फाटा थे वहां पे थी। यहाँ पे इस किस्म की कार्रवाई टीटीपी की तरफ से नहीं हुई थी पहले, तो ये एक थोड़ी सी मतलब अलार्मिंग बात है, परेशानी की बात है जी। तो मेरा ख्याल ये कि अब देखना ये कि टीटीपी ने क्या अपना जो जाहिद साहब ने फिर वही जिक्र किया, वही कि सिक्योरिटी इस इलाके की जो है बहुत टाइट है। और सर बहुत जिक्र हमने सुना था कुछ सालों पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कराए बलूचिस्तान क्वेटा के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसका क्या बना? अगर वो होता तो इस वक्त शायद अभी तक वी वुड हैव हैड अ क्लियरर आइडिया कि किस तरह ये यहाँ पहुँचे या कहाँ से ये गाड़ी आई। गाड़ी का तो शायद मैं अभी तक मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन कोई सीसीटीवी फुटेज निकली है उसके तो जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं ज़रूर वो हमारे साथ शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन। देखिए जाहिद साहब की उस बात को बढ़ाते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि जो टेररिज्म की जो ये वेव है या जो नेचर ऑफ वॉर है उसको रिस्पॉन्ड आपने इंटेलिजेंस आउटफिट से करना है। उसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस है, उसमें आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसमें आपका जो इंटेलिजेंस का अपना ह्यूमन रिसोर्स है जिसके पास ऑपरेशनल कैपेसिटी हो टू रिस्पॉन्ड। ये वो तमाम प्रोफेशनल क्वेश्चंस हैं जो मेरे ख्याल में हमारे इंटेलिजेंस के जो प्लानर्स हैं सरेदस्त उनके जहन में होंगे भी, होने चाहिए, और अगर नहीं हैं तो दोबारा इस पे रिविज़िट करें। एट टाइम्स इंटेलिजेंस गैदरिंग एक एजेंसी के पास होती है, लेकिन ऑपरेशन के लिए आपको किसी और एजेंसी को क्लब करना पड़ता है। उससे जो इफ़ेक्टिवनेस होती है एट टाइम्स रियल टाइम में जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें डिसएडवांटेज भी होता है। तो ये वो तमाम पहलू हैं जिन पे गौर करके, क्योंकि हम बहुत लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, अब तक तो एक हमें स्टैंडर्ड जो SOPs हैं वो डेवलप हो जाने चाहिए, और अगर कहीं पे कमी उसमें है उसमें एडिशन आ जानी चाहिए ताकि हम अपने इफ़ेक्टिव रिस्पांस की तरफ जा पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे की नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की और जो उनकी बेल आज कोर्ट से दूसरी दफ़े मंजूर हुई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अपोजिशन लीडर और सदर नवाज लीग शहबाज शरीफ साहब का। उनको ज़मानत आज उनकी जो है वो हाई कोर्ट से हुई है, और हम बात करेंगे इसका जो असर होगा नवाज लीग की सियासत के ऊपर।
लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से नाजायज़ असासे बनाने के नैब रेफरेंस में शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत दी गई है और इसी हवाले से बेंच का जो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है वो सामने आया है। चंद रोज़ कबल शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत की दरख्वास्त जो है सुनने वाले बेंच में जजेस का इख्तलाफ देखने में आया और जो मामला था फिर फाइनली चीफ जस्टिस लाहौर को रेफ़र कर दिया गया, जिसके बाद एक नया बेंच बनाया गया जिसने फिर ये जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसकी समाअत की और शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिली। एक दूसरा नैब रेफरेंस अदालत में पहले ही 2019 में शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत दे चुका है। शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है ये एक ऐसे वक्त में हुई है जब जो अपोजिशन का इत्तेहाद है PDM, उसके अंदर शदीद अंदरूनी इख्तलाफात हैं, बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अब वो PDM जो है एज सच रही नहीं है। ENP इत्तेहाद को छोड़ चुकी है, PPP जो है वो इत्तेहाद के जो ओहदे हैं उनसे मुस्ताफ़ी हो चुकी है और अपोजिशन ख़ास तौर पे ऐवान के अंदर मुकम्मल तौर पर तकसीम नज़र आती है। 2 रोज़ कबल जो फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से मामला हुआ और हुकूमत की तरफ से एक करारदाद पेश की गई पार्लियामेंट के अंदर, तो PPP ने तो कार्रवाई को बॉयकॉट कर दिया, जबकि नवाज़ लीग और JUI ने शिरकत की। इजलास के दौरान शाहिद खाकान अब्बासी साहब की और स्पीकर के साथ जो है थोड़ी सी बदमज़गी हुई और तल्ख जुमलों का जो था वो तबादला हुआ, जिसके ऊपर अब्बासी साहब को स्पीकर की तरफ से नोटिस दिया गया कि वो 7 दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांगे। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और वकील शहबाज शरीफ साहब के, और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब, रेजिडेंट एडिटर डॉन अखबार इस्लामाबाद और डॉन न्यूज़ पे एक शो भी एंकर करते हैं इन फोकस के नाम से। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, सर बेल आज हुई, कुछ बताइएगा कि नैब की तरफ से कोई ख़ास अपोजिशन थी, क्या वाक़या पेश आया, यू होपफुल कि इस दफ़े बेल हो जाएगी, क्योंकि पिछली दफ़े ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर ज़रा काफ़ी कन्फ्यूजन रही है बेल को लेके शहबाज शरीफ साहब की। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, नैब की तरफ से एतराज़ किया। नैब तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं आज शायद उसका आखिरी केस है और कुछ ओवर, वो कहते हैं ना, ज़्यादा ओवर सेंसिटाइज सिचुएशन उन्होंने बना रखी थी और बहुत सेंसिटिव थे कि पता नहीं बेल। मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि पाकिस्तान शायद दुनिया की चंद ज्यूरिस्डिक्शंस में से है, चंद भी मैं ज्यादा कह गया हूँ, जहाँ पे बेल पे इतनी परेशानी है और बेल को इतना रोक के दिया जाता है। 80-90% ज्यूरिस्डिक्शंस में तो बेल जो है वो प्रोसिक्यूटर्स या पुलिस ऑफिसर्स दे देते हैं, बिकॉज जो प्री ट्रायल इनकार्पोरेशन है उसे हमेशा रोका गया है, उसे नापसंद किया गया है। कल को अगर कोई बंदा बरी हो जाता है इन्हीं चार्जेस से, शहबाज शरीफ साहब सोचिए कि 2 साल 3 साल बाद बरी हो जाते हैं, तो जो उन्होंने जेल में रखे होगा उनका टाइम है, उसकी क्या मदावा, क्या रेपरेशन। सर माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट गालिबन नैब ने ये बहस करने की कोशिश की या ये आर्ग्यूमेंट पेश करने की कोशिश की कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के इतने और जो रिश्तेदार हैं वो दौड़े हुए हैं, वो मफरूर हैं और जिनके ऊपर यही इल्ज़ामात हैं, तो इसलिए उनको खदशा है और वो चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब को बेल ना दी जाए। नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात इसलिए नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब को जब पिछली दफा बेल मिली थी लाहौर हाई कोर्ट से फरवरी 2019 में, उसके बाद इनका नाम ECL में डाला गया। वी फाइल्ड ए रिट पिटीशन इन लाहौर हाई कोर्ट और उसमें ECL से इनका नाम निकाल दिया गया हाई कोर्ट के हुक्म के ताबे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ऑफ एंड ऑन सफर करते रहे हैं और इस केस में हालांकि बदयांती से उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, लेकिन ये जो एसेट्स वाला केस है इसमें भी शहबाज शरीफ साहब बजाते खुद, आपको याद होगा लंदन से वो कोविड की वजह से फ्लाइट्स बंद हो रही थी, वो आखिरी फ्लाइट पे आए थे सही, और इस कॉलअप को रिस्पॉन्स करने के लिए आए थे। उन्होंने कभी भी ये दिया, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके वो पाकिस्तान की एक बड़ी तरीन सियासी जमात के सदर हैं, वो क्यों भागेंगे। बिल्कुल सही। रही बात दूसरे लोगों के बारे में ये बात करना, जिस सिस्टम में इंसाफ ना हो, जहाँ पे जो वॉचडॉग है अकाउंटेबिलिटी का वो गवर्नमेंट के एक मुशीर के इशारों पे चलता हो,
तो लोग क्यों जाके उनसे बिल्कुल ठीक सर। सर यहाँ फाहद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। फाहद साहब, ऑब्वियसली आजम नज़ीर तारड़ साहब तो हमें बता सकते हैं तफसील से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रही हैं सो फार, बिकॉज वो तो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व रहे हैं। बट सर ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब का जेल से वापस आना एक सियासी तौर पे भी बहुत बड़ा एक इवेंट है। जैसे कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि वो इस वक्त सदर हैं, जो सब एक बड़ी जमात है पाकिस्तान की है और ख़ास तौर पे पंजाब की। आप सर क्या तब्दीली देख रहे हैं? क्या जो एक नेशनल स्टेज है, पॉलिटिक्स है PMLN की, PDM की, उसके अंदर सर शहबाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं इस तरह, और वो ऑब्वियसली ही विल प्ले हिज रोल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली, सियासत में आप क्या तब्दीली देख रहे हैं सर? शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में ये बात तो बिल्कुल है कि शहबाज साहब की जब वापसी हुई और जब वो एक बार फिर जो उनके फराइज हैं बहैसियत सदर PMLN वो सरंजाम देना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ फर्क है। इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज साहब का जो सियासत है वो जो है वो मुफाहिमत की सियासत है, और ये हमेशा से नई चीज नहीं है, और उन्होंने कभी न तो इसको छुपाया है और न ही कभी कहा है कि वो इससे पीछे हटेंगे। तो हम देखा अभी आरफा के पिछले 5-6 महीने में, 7 महीने में, जब से CDM बना, फिर उसकी एक पूरा सा शुरू हुआ, एक मुहिम शुरू हुई, तो एक हार्ड लाइन पोजिशन थी PMLN लेकर आगे चल रही थी। और के नतीजे में हमने ये भी देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के नाम भी लेना किए। मरियम साहिबा जो थी वो कैबिनेट इन चीफ थी और उनकी जो अपनी सियासत थी वो भी हमें नजर आ रही थी। लेकिन अब कुछ यूं है कि शहबाज साहब की रिलीज हो रही है वो PDM का जो कोलैप्स हुआ है उसके कुछ ही देर बाद हो रही। तो देखिए, मुल्क की सियासत फर्क तो आया है। ऑपोजिशन जिस तरह से अपनी मुहिम को लेकर चल रही थी वो उस तरीके से उसमें से वो नहीं निकल पाया जो वो चाहते। शहबाज साहब के लिए मेरे ख्याल स्पेन ली, और मुझे लगता यूं है कि उनके आने से PMLN है उसमें हल्का सा उसकी जो हिकमत अमली है उसमें तब्दीली आएगी, और ऐन मुमकिन है कि मियां नवाज साहब भी शायद, ये बड़ा चैलेंज है, वो ये फैसला करेंगे ठीक है शहबाज साहब की जो सियासत है उसको एक बार फिर ट्राई करके देख लें ताकि कम से कम PMLN के लिए कुछ हद तक इस सिस्टम में स्पेस हो पाए। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तब्दीली जो है वो हमें जरूर आएगी शहबाज साहब की जेल से निकल कर बेल पर आकर और पार्टी मामलात को संभालने के बाद। बिल्कुल सही। यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब से और फ़ाहद हुसैन साहब से, और हम बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की बेल की और उसी हवाले से जो अब सियासी सूरत हाल हो सकती है। जी तारड़ साहब, नाउ दैट यू आर अ सेनेटर, तो अब हम सवाल आपसे कभी सियासी भी पूछते हैं और कभी लीगल भी पूछते हैं। वी कैन मूव कंफर्टेबली बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। तो सर आज कुछ इतला इस तरह की भी थी कि कोई मीटिंग हुई है ऑपोजिशन और हुकूमत के सेनेटर्स की, और मुसद्दिक मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को वहाँ रिप्रेजेंट करने गए, मगर उनको बताए बगैर जो थी मीटिंग शुरू हो चुकी थी और वो ही वाज नॉट वेलकम देयर। इस तरह की कोई इत्तला भी आई? जरा बताएं क्या वाकया हुआ है, और क्या सचमुच PPP और PTI ने मुसद्दिक मलिक साहब को बाहर रख के मीटिंग की? बस उसमें 2 वर्जन आ रहे हैं। मेरे कल असल में आज शहबाज साहब का केस फिजिकल कंक्लूड नहीं था हो सका, तो मैंने रिक्वेस्ट की मुसद्दिक मलिक साहब को कि आप जो हमारा जो ब्लॉक है, इंडिपेंडेंट ब्लॉक हम उसे कहते हैं, 27 सेनेटर्स का, उन दोस्तों ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी हुई थी कि जो हमारी सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं और फंक्शनल कमेटीज हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सेनेट के लास्ट सेशन में चेयरमैन सेनेट को ये हाउस ने मैंडेट दिया था कि वो इन कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और पार्लियामेंट्री लीडर्स के साथ मिलकर ये करेंगे। तो 3 लोगों की हद तक मुझे जो अंडरस्टैंडिंग थी, चेयरमैन सेनेट ने हमें 4 रोज पहले कहा कि आप आइएगा, यूसुफ रजा गिलानी साहब होंगे और लीडर ऑफ हाउस होंगे शिबली फराज साहब, तो ये बातचीत होनी है। तो मुसद्दिक साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, ही वॉज काइंड इनफ कि वो गए, जो गिवन टाइम था आज दिन को सेनेट में,
लेकिन उन्हें बताया गया कि जी वो गिलानी साहब की और लीडर ऑफ हाउस की मीटिंग खत्म होने को है, और फिर 5 मिनट बाद पता चला कि वो मीटिंग हो चुकी है। वो लेट नहीं थे, लेकिन शायद वो टाइम से पहले हुई, और सरप्राइजिंगली चेयरमैन सेनेट वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। सही, उस पे ये बदबख्ती हुई। फिर मुझे सलीम मांडवीवाला साहब ने सारा ब्रीफ किया फोन करके, उन्होंने कहा नहीं माजरत चाहते हैं, हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चेयरमैन ऑफिस से ये इतला नहीं थी कि आप वी थॉट कि आप लाहौर में हैं और आप नहीं आ रहे, तो इसलिए ये हो गया है और इसको हम मिल बैठ के करेंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट से भी ये बात आई कि नहीं अभी कोई डिसीजन नहीं लिए गए। अभी उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग आपस में कोऑपरेट करके मामलात को फॉर द टाइम बीइंग आगे चलाएंगे, खास तौर आई होप सो। मैं तो यही तवक्को रखता हूँ। गिलानी साहब पुराने सियासतदान हैं और पीटीआई के कम से कम जो पार्लियामेंटेरियंस है, अगर उनकी क़यादत में ये ज़र्फ नहीं है तो उनसे हम ये उम्मीद जरूर करते हैं बिल्कुल सही, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलाएं। जो बिजनेस है पार्लियामान का, उसमें कम से कम पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये संजीदा इश्यूज होते हैं, कमेटीज ने किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होना है, उसमें फंक्शन सही कैसे करना है, आवाम की इसमें भलाई है। बिल्कुल। फाहद साहब, ऑब्वियसली अभी पहले भी आपने ब्रेक से पहले जाने से पहले के मुफाहिमत में बिलीव करते हैं शहबाज शरीफ साहब, और शायद अब नवाज शरीफ साहब भी उनकी बात सुने और एक दफ़े फिर मुफाहिमत को कोशिश करें या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। पर सर, ये मुफाहिमत की जब आप बात करते हैं और शहबाज शरीफ साहब की, तो ऑब्वियसली पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र है, बट क्या शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो तलखियां हैं पीडीएम के दरमियान मौजूद, जिसके ऊपर अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे लीडर्स की बात सुनी जाए तो वो तो बहुत मतलब कि उनका जो एक गमो गुस्सा है या शिकायत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो बहुत ज़्यादा है। क्या शहबाज शरीफ साहब यहाँ भी कोई फ़र्क डाल सकते हैं? क्या पीडीएम को एक दफ़े फिर रिवाइव करने में कोई रोल अदा करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ फ़र्क तो शहबाज साहब ज़रूर डाल सकते हैं। अब उसमें पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है उसमें उसकी अब कितनी अफादियत रह गई है या उसमें कितना इफेक्टिवनेस है, वो तो बात की बात है। लेकिन ये जरूर है कि जो पीपल्स पार्टी और पीएमएल के अंदर जो एक तलखी पैदा हो गई है, उसमें शहबाज साहब एक रोल अदा कर सकते हैं। और मुझे लगता यूं है कि कुछ उनके आने से पीएम के हवाले से भी होगी, लेकिन थोड़ा सा लगेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में ये होगा कि पीएमएल की जो हिकमत अमली है वो जाती है। देखिए, पीएमएल का अगर आप पॉलिटिक्स को देख ले 2-3 साल की या 4 साल की, तो वो एक उतार चढ़ाव का शिकार रही है। एक यकदम जो है वो एक मुजाहिमत और हाई पोजीशन ले लेते हैं, उसके बाद फिर एक आता है कि वो थोड़ा सा मुफाहमत की तरफ चले हैं, फिर एक और फेज आता है कि वो एक फिर जो है वो मामला तेज कर देते हैं। तो ये जो सीसॉ चल रहा है, एंड मुमकिन है कि इसमें कुछ दानेदार तौर पर भी बात उस तरीके से लेके उनको आगे बढ़ जाए। इस वक्त सूरत हाल बन रही है, उसमें पीएमएल को ये फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने अब अगले 6 महीने या 2 साल या अगले इलेक्शन तक अपनी सियासत कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये बार बार अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने से बहुत हद तक मेरे ख्याल है कुछ कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। तो शहबाज साहब का जो रियल मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट वो ये होगा कि वो किस तक तयन करेंगे कि उनकी अपनी जमात की सियासत जो है वो कहां जा रही है। और मेरे ख्याल है सेकेंडरी रोल ये होगा कि वो पीडीएम में के साथ क्या कर सकते हैं, और उसके बाद ये कि क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ मजीद राब्ते जो है वो हो सकते हैं, क्या डायलॉग हो सकता है, या कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ी सी स्पेस ज्यादा पीएमएल को सीज फायर तो हो ही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।